नमस्ते। मेरा नाम राजीव रंजन प्रभाकर है। मैं समाहरणालय दरभंगा में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हूँ। इस आसन्न विधानसभा निर्वाचन 2020 के लिए मुझे नोडल पदाधिकारी के रूप में दायित्व सौंपा गया है आदर्श आचार संहिता कोषांग का। इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित कुछ मूलभूत बातें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ताकि इसका भविष्य में जो चुनाव होने वाला है, आसन्न चुनाव, उसमें इसका अनुपालन अधिक अच्छे तरीके से किया जा सके। इसके लिए ये आवश्यक है कि इससे जुड़े जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों, राजनीतिक दल हों अथवा अभ्यर्थी हों, इसे जानने की परम आवश्यकता है। जब तक इसके प्रावधानों से हम भलीभांति अवगत नहीं होंगे, तब तक जाने अनजाने हम लोगों से गलती हो सकती है। इसलिए ये आवश्यक है कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित जो चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का प्रोविजंस हैं, उससे हम लोग भलीभांति अवगत हो लें। इसी प्रयास के तहत यह वीडियो बनाया गया है। आशा करते हैं कि ये हम सभी लोगों के लिए लाभदायक हो सकेगा। पहली बात तो ये है कि आदर्श आचार संहिता है क्या, ये क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। इन सारे बातों को चर्चा करने से पहले हम ये बताना वांछनीय समझते हैं कि आदर्श आचार संहिता का इतिहास जो है वो 60 वर्ष पुराना है। पहली बार केरल राज्य में इसे प्रारंभिक स्तर पर लागू किया गया 1960 में। फिर बाद में जो भी चुनाव हुए उसमें क्रमिक रूप से इसको विस्तारित करते हुए इसे लागू किया गया निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में। 12 सितंबर 1979 में निर्वाचन आयोग ने सर्कुलेट किया एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉर ट्रांसपेरेंट कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस। ये जो मॉडल कोड था वो 7 भागों में विभाजित था। पार्ट वन वो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के जनरल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए था। पार्ट 2 उस कोड का मीटिंग्स और प्रोसेशंस, पार्ट 2 और 3 मीटिंग्स और प्रोसेशन से संबंधित कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए थे। 4 और 5 में पोल डे के दिन कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह से अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना है, कैसे उन्हें ऑब्जर्वर्स के समीप अपनी बातों को रखना है अगर कोई शिकायत उन्हें हो। और पार्ट 7 जो कि उस समय सबसे लास्ट पार्ट था, वह पार्टी इन पावर के लिए सर्टेन गाइडलाइंस इशू किए गए थे। तो पार्टी इन पावर के लिए ये जो कुछ गाइडलाइंस थे उसे उस समय और अभी भी आदर्श आचार संहिता का फ्लेश एंड ब्लड कहा गया है। और बाद में जब 2013 में एक रिट याचिका दायर हुई बाला सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये बताया गया था कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने मन से चुनाव घोषणा पत्र जो लागू करती हैं उसमें उन्हें उन प्रावधान को किस तरह से, कौन से साधन से उस घोषणा पत्र को वो लागू करेंगी, इस संबंध में भी वे अपनी बात घोषणा पत्र में रखेंगे। ये बाध्यता 2014 में एक लास्ट पार्ट जो पार्ट 8 है वो उसमें जोड़ा गया। तो मोटे तौर पर जो वर्तमान आदर्श आचार संहिता है वो 8 खंडों में विभाजित है और हम सभी पदाधिकारियों, अभ्यर्थी, राजनीतिक दल तथा अन्य जो भी लोग इससे जुड़े हैं उन्हें इनका अध्ययन करना चाहिए, ताकि भविष्य में उनके ऊपर जाने अनजाने या किसी तरह का आक्षेप या कोई गलती न हो। एक बात यहाँ कहना प्रासंगिक है कि आदर्श आचार संहिता कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इस आचार संहिता को इन्फोर्स करने के लिए बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं, बहुत सारे अधिनियम हैं जो कि इसको इन्फोर्स कराने के लिए काफ़ी हद तक कारगर होते हैं। आदर्श आचार संहिता को एक तरह से हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग का अपना एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस तो है ही, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी की धारा
ये सारे जहां आवश्यक होता है, इन सारे आदर्श आचार संहिता में इसको रेगुलेट करने के लिए इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो आदर्श आचार संहिता का संक्षेप में ये परिचय हुआ। अब है कि आदर्श आचार संहिता किन पर लागू होता है। तो जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, पहले तो ये लागू करने का प्रावधान जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल और अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया, लेकिन साथ ही हाँ ये हम लोगों जो सरकारी अधिकारी हैं, जो चुनाव से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उनके ऊपर भी ये लागू होता है। तो कहने का ये अर्थ है कि ये मोटे तौर पर 3 वर्ग समूह पर लागू होता है। पहला अधिकारी का वर्ग समूह, जिस सरकारी अधिकारियों का जो कि निर्वाचन कार्य से जुड़े हैं, दूसरा राजनीतिक दल पर, और तीसरा जो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उन पर। तो 3 वर्ग समूह है जिस पर कि ये सीधे रूप से लागू होता है। और चुनाव आचार संहिता लागू होने का कब से लागू होता है, इस पर काफ़ी पहले विवाद रहा था निर्वाचन आयोग और पॉलिटिकल पार्टी और यहाँ तक कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी, कि इसे कब से लागू माना जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने 1991 में एक बहुत कड़ा स्टैंड लिया कि आदर्श आचार संहिता चुनाव के शेड्यूल की घोषणा के साथ ही लागू हो जाए। इस पर काफ़ी विरोध हुआ, कई पार्टियां या राज्य सरकार न्यायालय में भी गई। एक इसमें महत्वपूर्ण न्यायालय का फैसला है हरिवंश सिंह जलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लाया गया था। इसमें कोर्ट का स्पष्ट मत हुआ कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए वह तिथि अपने स्तर से घोषित कर सकता है, और उसी के अनुकूल चुनाव आयोग ने जो घोषित किया है तिथि आदर्श आचार संहिता के लागू होने की, जो निर्वाचन से संबंधित शेड्यूल की घोषणा के साथ ही लागू हो जाएगा, ये सही है। इससे व्यथित होकर के राज्य सरकार, केंद्र सरकार एसएलपी में भी गई, तो वहाँ भी कोई स्पष्ट फैसला नहीं हुआ। लेकिन 2001 में 16 अप्रैल 2001 को एक एग्रीमेंट हुआ पॉलिटिकल पार्टीज के और चुनाव आयोग के बीच, जिसमें ये तय कर लिया गया कि नहीं ठीक है, चुनाव आचार संहिता जो है आदर्श आचार संहिता वो चुनाव घोषणा के साथ ही लागू हो, चुनाव संबंधी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही लागू हो जाए। लेकिन उसमें एक राइडर ये दिया गया कि चुनाव की घोषणा नोटिफिकेशन से 3 हफ्ते एडवांस नहीं हो। तो ये एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद साथ ही यह भी कहा गया कि कोई भी परियोजना का जो शुभारंभ है या मतलब इनॉग्रेशन है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं करेंगे, और उसको सरकार के जो उच्च पदस्थ पदाधिकारी हैं उसके द्वारा ही इसे इनॉग्रेट उद्घाटन कराया जा सकेगा। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि चुनाव आदर्श आचार संहिता जैसे ही चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है कार्यक्रम की, तभी से उसी तिथि से उसी समय से लागू हो जाता है। अब है कि ये कब तक लागू रहेगा, इस संबंध में भी ये स्पष्ट है कि जो शेड्यूल में, जो नोटिफिकेशन में जो शेड्यूल जारी किया जाता है उसमें निर्वाचन से संबंधित जो प्रक्रिया की समाप्ति का भी तिथि अंकित रहता है। उस तिथि तक आदर्श आचार संहिता लागू रहता है। तो ये बात हमने चर्चा कर ली कि आदर्श आचार संहिता है क्या, आदर्श आचार संहिता का इतिहास क्या है, आदर्श आचार संहिता कब से लागू होता है और कब तक लागू रहता है, इन सब पर हमने इस चर्चा किया। इसमें एक बात और कहना है कि यह प्रश्न एक बार उठा था कि आदर्श आचार संहिता क्या निर्वाचन की घोषणा से पूर्व भी लागू किया जा सकता है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी और चुनाव के वर्ष में ही उस सरकार द्वारा, उस दल की सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हाथी की मूर्तियां लगाई गई थी। इस पर कॉमन कॉज नाम की संस्था ने बाकायदा केस किया, हाईकोर्ट में केस किया, दिल्ली हाईकोर्ट में। तो उसमें चुनाव आयोग से जो स्टैंड था, चुनाव आयोग का पक्ष ये था कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। चुनाव की घोषणा के पहले अगर यदि कोई सरकारें किसी तरह की कार्रवाई करती हैं
तो इसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आया कि ठीक है, लेकिन चुनाव आदर्श आचार संहिता के लागू होने के पहले भी यदि संभव हो तो निर्वाचन आयोग कुछ गाइडलाइंस जारी करे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर के लिए, कि वो पब्लिक फंड का इस्तेमाल अपने चुनावी एजेंडे को पुष्ट करने के लिए ना करें। और सलाह इधर भी दिया गया सरकार को भी कि इस तरह का कार्य जो पब्लिक फंड से हो उस पर कम से कम ये ध्यान रखा जाए कि किसी पार्टी विशेष का एजेंडा पब्लिक फंड से एक्सपेडाइट ना हो सके। अब चुनाव के दरमियान जो राजनीतिक दल के लिए अथवा अभ्यर्थी के लिए चुनाव आचार संहिता के तहत कुछ व्यवहार जो कोडेड है, उसमें ये है कि राजनीतिक दल या पार्टी जो है वो एक दूसरे के निजता का सम्मान करेगा। वो अगर कोई सभा करता है या सभा का आयोजन होता है तो बगैर परमिशन के कोई सभा नहीं आयोजित किया जाएगा। सभा की बाज़ाब्ता अनुमति ली जाएगी। कोई अगर भाषण या कोई वक्तव्य या स्पीच या स्टेटमेंट कुछ अगर जारी किया जाता है तो यह पूरा ख्याल रखा जाएगा कि इसमें आपस में कटुता न फैले, जातिगत कटुता न फैले, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, किसी तरह का ऐसा वक्तव्य या कोई भाषण न दिया जाए जिससे कि दो समुदाय के बीच डिसहार्मोनी क्रिएट हो। तो ये सारे चीज़ जो है सो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने चुनाव प्रचार के दरमियान या अभ्यर्थी को अपने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के दरमियान ध्यान रखना है, आवश्यक है कि वो इन सारे मानदंडों का अनुपालन करे, ये गाइडलाइंस का बिल्कुल अक्षरशः अनुपालन करे। अगर अनुपालन नहीं होता है उनके स्तर से तो इसमें चुनाव आयोग दंडात्मक कार्रवाई करता है अपने अधिकारियों के माध्यम से। तो ये एक जनरल कंडक्ट है जिसमें कि हम किस तरह से चुनाव आचार संहिता जब लागू होता है तो अपने बात को किस तरह से अपनी बात जनता को बीच पहुंचाए, अपने प्रोग्राम को पहुंचावे, जिससे कि दूसरे दल की भावना आहत न हो। कोई अगर जुलूस होता है, लाया जाता है, जुलूस का आयोजन होता है तो उसमें पूरे तरह से मार्ग का डेफिनेशन होना चाहिए कि इस मार्ग से जुलूस गुजरेगी, उसके प्रॉपर परमिशन होना चाहिए। तो ये चुनाव के निर्वाचन के पहले के जो कार्यक्रम हैं जो राजनीतिक दल द्वारा होता है या अभ्यर्थी द्वारा किया जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए बाज़ाब्ता सरकार ने निर्वाचन आयोग द्वारा जो है सो इसका करीबी से बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टी अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कंडक्ट को अकॉर्डिंगली रेगुलेट करें, कंडक्ट करें। अब निर्वाचन के दिन, चुनाव के दिन भी कुछ बातें अभ्यर्थी को या राजनीतिक दल को ख्याल में रखना होता है। पहला तो है कि वे अपनी 100 मीटर के दायरे के बाहर ही कोई पार्टी एक्टिविटी करेंगे। मतदाता को जो पर्ची देंगे वो सादे कागज़ पर हो, उस पर चुनाव चिन्ह नहीं हो। उसके बाद किसी तरह का मतलब कैनवासिंग जो है वो मतदान के 48 घंटे, मतदान खत्म होने के 48 घंटे पूर्व जो कैनवासिंग होगा उसमें भी अभी कोविड के मद्देनज़र कुछ कमी लाया गया है। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो इन बातों को ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा है कि वाहन कितनी संख्या में रखा जाए। तो एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि वाहन की संख्या को आयोग द्वारा लिमिट नहीं किया गया है, बशर्ते कि जो भी वाहन रखा जाए उसका प्रॉपर खर्च राजनीतिक पार्टियां या अभ्यर्थी अपने खाते में दर्शाए ट्रांसपेरेंट रूप से। तो खर्च के बारे में भी है कि जो भी खर्च किया जाएगा चुनाव में अनावश्यक धनबल या बाहुबल का प्रयोग न हो, अनावश्यक धनबल का प्रयोग न हो, बाहुबल वर्जित हो। तो इस लिहाज से भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को या कैंडिडेट को अपने खर्चे का हिसाब देना आवश्यक है। ये सारी बातें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में स्पष्ट की गई हैं। जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 77, इसमें ये आवश्यक किया गया है कि
कोई भी कैंडिडेट अपने चुनावी खर्चे को बहुत ही पारदर्शी तरीके से संधारित करेगा। और उसी के साथ 78 में है कि चुनावी खर्चे को मतदान के मतगणना की तिथि निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर उसे निर्वाचन आयोग के समक्ष दाखिल किया जा सकेगा। तो ये बातें हैं कि चुनाव आयोग ने इन सारे चीज़ों को हम पॉलिटिकल पार्टीज़ और अभ्यर्थी के लिए रेगुलेशन के लिए बनाया है, इसको फॉलो करना है। चुनाव के दिन जो गाड़ियाँ अनमान्य है वो कैंडिडेट अपने लिए एक गाड़ी रख सकते हैं, कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट भी एक गाड़ी रख सकते हैं, और उनके कार्यकर्ता के मतलब कार्यकर्ता के कार्य के लिए जो है एक गाड़ी रखा जा सकता है। मतलब कि विधानसभा चुनाव में चुनाव के दिन 3 गाड़ियों का प्रावधान किया गया है। इससे अतिरिक्त किसी तरह की गाड़ियां अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं चलेगी। राजनीतिक दल अगर चाहें तो एक गाड़ी को रखने का प्रावधान किया गया है, जो कि राजनीतिक दल के द्वारा जो उनके मतलब स्तर से पूरे जिला में चुनावी कार्य को देखने के लिए, अनुश्रवण करने के लिए गाड़ी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनुमति देते हैं। ये सारे गाड़ियों बिना अनुमति के नहीं चलती हैं, और अनुमति पत्र जो है वो गाड़ी के विंड स्क्रीन पर सटा हुआ रहता है। मूल पत्र तो गाड़ी के ड्राइवर के पास रहेगा, उसकी छाया प्रति को साट दिया जाता है। अगर कोई अभ्यर्थी या राजनीतिक दल द्वारा कुछ इन सारी बातों का अगर उल्लंघन होता है तो प्रावधान के तहत उन पर कार्रवाई भी होती है। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में अपने आप को इंडल्ज किए हुए है कि वे जातिगत कटुता या वैमनस्यता फैलाता है, तो ये करप्ट प्रैक्टिस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123(3) के तहत ये दंडनीय है। उसी तरह अगर किसी धार्मिक स्थल का उपयोग कोई राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने चुनावी कार्यक्रम के लिए या चुनावी गतिविधियों के लिए प्रयोग में लाता है तो यह इलेक्टोरल ऑफेंस है। इट इज़ बोथ एन इलेक्टोरल ऑफेंस एज वेल एज करप्ट प्रैक्टिस। तो यह भी आरपी एक्ट की धारा 123(3)(a) के तहत दंडनीय है। अब चुनाव के दिन किसी तरह का मतदाता को ढोना या कम्यूट करना अपने फ़ायदे के लिए, ये आरपी एक्ट की धारा 133 है, उसके तहत दंडनीय है। कहने की आवश्यकता नहीं, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो अब उसका भी अगर कोई उल्लंघन होता है तो एक्साइज एक्ट के तहत इसे कार्रवाई के अंतर्गत लाया जाता है। या फिर कोई मतदाता को प्रलोभन देना, ब्राइबरी इट इज़ एन इलेक्टोरल ऑफेंस। ये भी अंडर सेक्शन 1, 2, 3 अंडर सेक्शन 1, 2, 3 के तहत 123 के तहत दंडनीय है। 123 है ब्राइबरी। फिर दूसरा है चुनाव में मतदाता को धमकी देना, इंटिमिडेशन, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इंटिमिडेशन यह भी जो है सो 135 के तहत दंडनीय है, आरपी एक्ट के तहत। फिर दूसरी बात हो सकती है इम्पर्सोनेशन, यह भी चुनाव छद्म मतदाता के रूप में मताधिकार का प्रयोग करना, यह भी दंडनीय है। तो इन सारे बातों को पॉलिटिकल पार्टीज़ को ध्यान में रखना होगा कि ये बातें हमें फॉलो करनी है, किसी भी तरह से इस तरह का कार्य नहीं करना है जो कि इसके दायरे में हम लोग आ जाएं। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कोई प्रचार करती हैं, तो प्रचार करने के लिए जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, लाउड स्पीकर, उसके भी प्रयोग का रेगुलेशन है। जैसे 6 बजे 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक किसी तरह का लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित है। पार्टियां अपने प्रचार के लिए या अपने चुनावी कार्यक्रम में, बैठक में 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह में किसी तरह का लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि लाउड स्पीकर का भी परमिशन लेना आवश्यक होता है। किसी भी सभा में, चुनाव के प्रचार में या वाहन पर, वाहन का तो परमिशन अलग से लेना, वाहन का तो लेना ही है, लाउड स्पीकर का भी अलग से लेना है। तो ये बात
चुनाव में संबंधित जो चुनाव से संबद्ध पार्टियां हैं या कैंडिडेट हैं उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। अब चुनाव के दरमियान रोड शो भी आयोजित होते हैं, तो रोड शो आयोजित होने में कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे पहले ये प्रावधान था कि कन्वॉय में अधिक से अधिक 10 व्हीकल रह सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में जो कोविड की परिस्थिति है इसके तहत निर्वाचन आयोग ने इसे सुधार करके इस गाड़ियों के काफिले में 10 गाड़ियों की संख्या को घटा करके 5 गाड़ियों का प्रावधान किया है। ये बात बिल्कुल अभी ध्यान में रखना है। कोई भी रोड शो अगर आयोजित करेगा कोई, तो उस कन्वॉय में 5 गाड़ियां ही एक साथ अप्लाई करेंगी और 5 गाड़ियों के बाद फिर दूसरी गाड़ियों का जो कन्वॉय होगा वो भी 5 गाड़ियों का होगा। लेकिन इस दोनों कन्वॉय के बीच में पहले जो अंतराल था वो 100 मीटर का था, दूरी का था। अब वो चेंज हो करके अब उसे बदल करके आधे घंटे 30 मिनट का अंतराल, समय का अंतराल किया गया है। तो इससे राजनीतिक दल को या जो रोड शो के आयोजन करता है उन्हें इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। ये इसका अगर उल्लंघन होगा तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और जो सुसंगत प्रावधान के तहत तो कार्रवाई होगी। अलग से जो महामारी अधिनियम है या आपदा प्रबंधन अधिनियम है जो कि कोविड के संदर्भ में वर्तमान में लागू है, उसके तहत भी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। तो ये बात को हम पदाधिकारियों को भी ये जानने की आवश्यकता है और इस प्रावधान से पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी बताने की आवश्यकता है ताकि इस नए प्रावधान से ये लोग अवगत हो सकें और तदनुसार इस पर अमल कर सकें। दूसरी बात जो चुनाव आयोग ने कोविड के परिप्रेक्ष्य में नया गाइडलाइंस हम लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जारी किया है वो ये है कि जो नामांकन के समय गाड़ी की संख्या को भी रेगुलेट किया गया। पहले नामांकन के समय अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक निर्वाची पदाधिकारी के परिसर में 3 गाड़ियों के साथ प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अब वो संख्या घट के 2 कर दी गई है, घटा करके 2 किया गया है। मतलब निर्वाची कार्यालय के निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में गाड़ियों का प्रवेश प्रस्तावक अथवा उनके अभ्यर्थी अथवा उनके प्रस्तावक द्वारा सिर्फ 2 गाड़ियों का प्रवेश हो सकता है। तो ये बात भी जानने की आवश्यकता है। अगर इसमें अगर कोई चूक होती है तो वह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये 2 नए प्रावधान को हम अपेक्षा करेंगे कि जो चुनाव से संबंधित पदाधिकारी हैं, चाहे वो आरओ हों, एआरओ हों या कोषांग के पदाधिकारी हों या जो भी पदाधिकारी इस चुनाव संचालन से जुड़े हैं, इसका अधिकाधिक प्रचार करावे, राजनीतिक दलों के बीच बैठक करके इसे अवगत करावे, लगातार बैठकें करके इन सारे प्रावधानों को बतावे ताकि वो अच्छी तरीके से समझ जाए कि हमें चुनाव के दरमियान खास करके कोविड के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्रवाई की जानी है। एक तीसरी बात यह है कि चुनाव में सभा का भी आयोजन होता है। सभा के आयोजन के लिए मैदान की आवश्यकता पड़ती है, स्थल की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि चुनाव के लिए तो परमिशन चाहिए ही, स्थल के लिए, मैदान के लिए वो परमिशन तो बाज़ाब्ता लिया ही जाता है। अब ये है कि मैदान की क्षमता का निर्धारण कर दिया गया। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया उसमें ये आवश्यक किया गया कि आप मैदान को पहले से चिन्हित करके रखें और मैदान को न केवल चिन्हित करके रखें, उसका क्षेत्रफल को निर्धारित करके रखें कि किस मैदान का कितना क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल में कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग के क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए बैठ सकते हैं या समायोजित हो सकते हैं। तो इस बात को जो परमिशन सक्षम पदाधिकारी के द्वारा दिया जाना है, इसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख हो कि यह मैदान में क्षमता जो है बैठने की या लोगों के बैठाने की क्षमता इतना ही है। इससे अधिक क्षमता में अगर इससे अधिक संख्या में अगर लोग आते हैं या बैठक का आयोजन होता है तो वो आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। तो ये राजनीतिक दलों को बताने की काफ़ी ज़रूरत है, आवश्यकता है कि हम उसे हम उन्हें बता दें कि ये मैदान का क्षेत्रफल इतना है और इसमें इतनी ही संख्या में लोग आ सकते हैं। तो अगर कोई आयोजन राजनीतिक दल के द्वारा, अभ्यर्थी के द्वारा कोई सभा का हो तो उन्हें ये की जानकारी हो कि इतने ही संख्या में हमें लोगों को बुलाना है।
तो इस बात को बराबर ध्यान में रखना ज़रूरी होगा, हम पदाधिकारियों के लिए भी और निर्वाचन से संबंधित जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए, अभ्यर्थी के लिए, कि सभा के स्थल की पूर्ण जानकारी वो रखें और इसके लिए वो जो भी आरओ के द्वारा जो भी मैदान चिन्हित किया गया है वो उन लोगों को सर्कुलेट कर दे। तो ये मेरा सुझाव है कि जानकारी उन्हें रहे कि इन स्थलों पर, मैदानों पर सभा का आयोजन हो सकता है और इसमें इतने ही लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, ताकि सोशल नॉर्म्स का जो क्राइटेरिया निर्धारित है उसका अनुपालन संभव हो सके। उसके अलावे भी जो आयोजन करता है उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बुलाने वाले जो शामिल होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो करेंगे ही, लेकिन सैनिटाइजर्स का उनके स्तर से प्रयोग की व्यवस्था की जानी चाहिए। एंट्री पॉइंट पे जो है सैनिटाइज करके जो है सो आए, ताकि इसका कोई जो मतलब दुष्परिणाम भविष्य में जो शामिल करता है, जो शामिल होते हैं उनको कम से कम हो या न हो। तो इन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो हमने ये कहा कि चुनाव के संदर्भ में जो राजनीतिक दल के स्तर से जो बातें फॉलो की जानी है कि आप पदाधिकारियों को इसका श्रवण करना है या फॉलो करवाना है, उसका प्रॉपर डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो, लोगों में ये बात जाए, अभ्यर्थियों में ये बात जाए कि कोविड के परिप्रेक्ष्य में हमें सभा कैसे आयोजित करना है, हमें कितने लोगों को बुलाना है, हमें गाड़ियाँ कितनी रखनी है, निर्वाचन नामांकन के समय हमें कितनी गाड़ियाँ लेकर जाने का अलाउ है, परमिशन है। तो जो कि पहले कुछ ज़्यादा था, पहले 3 था अब 2 हो गया। या फिर मतदान के समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट लोग करते थे उसको भी कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो है सो रेगुलेट किया गया है। अब वो संख्या जो है वो 5 हो गई है, पहले की तरह वो अनलिमिटेड नहीं है, 5 व्यक्ति ही उसमें मतलब पीपल टू पीपल कांटेक्ट में अभ्यर्थी के स्तर से जा सकते हैं, जिससे अभ्यर्थी की संख्या भी शामिल है। तो इन बातों को प्रॉपर जानकारी देना हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोग उन्हें दें और न केवल दें बल्कि अच्छे तरीके से देते हुए इसके अनुपालन के लिए उन्हें सचेष्ट भी करें। और ये जो कन्वॉय के बारे में हमने कहा उसमें सिक्योरिटी व्हीकल्स को छोड़ करके वो 5 व्हीकल्स की बात है। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी व्हीकल्स को शामिल करके वो 5 व्हीकल्स का कन्वॉय बनेगा। सिक्योरिटी व्हीकल्स को एक्सक्लूड करके 5 व्हीकल्स का कन्वॉय होगा और उसमें जो अंतर होगा वो दूरी का अंतर न रहेगा। अब वो अंतर समय का है, वो 30 मिनट के अंतराल पर वो कन्वॉय का दूसरा कन्वॉय चलेगा। तो इसको हम लोग को अनुपालन कराना है। जो मजिस्ट्रेट है या जो दंडाधिकारी वहाँ पर नियुक्त होंगे या उसमें इन्हें देखने की जिम्मेदारी दी जाएगी, उनका ये भी दायित्व होगा कि उसको वो देखें और उसका फॉलो कराएं। तो फॉलो कराने के लिए आवश्यक है कि पहले उन्हें जानकारी अच्छे तरीके से हो। जब तक उन्हें अच्छे है कि हमने चर्चा किया राजनीतिक दल का, अभ्यर्थी का, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के बारे में भी थोड़ी चर्चा हम इस संबंध में करना चाहेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के संदर्भ में जो है उनका टूर कैसा होगा, वो कौन से वाहन का उपयोग कर सकते हैं या फिर उनके टूर में किस तरह की एहतियात पदाधिकारियों को बरतनी होगी, इन पर भी थोड़ी चर्चा हम लोग करना आवश्यक समझते हैं, करना चाहिए। पहली बात तो मंत्री का जो कोई दौरा होगा वो ऑफिशियल दौरा, कोई मंत्री का जो होगा तो वो ऑफिशियल दौरा अगर केंद्र का कोई मंत्री है, केंद्र सरकार का कोई मंत्री जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ अगर कोई ऑफिशियल दौरा होना है तो पहले उस विभाग के मंत्री जिस विभाग के हैं उन विभाग के सचिव के द्वारा इसकी सूचना चीफ सेक्रेटरी, जहाँ पर ये चुनाव हो रहा है उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी को दिया जाना आवश्यक होगा, ताकि पहले से जानकारी रहे कि अमुक मंत्री केंद्र सरकार के अपने इस ऑफिशियल दौरे के निमित्त आ रहे हैं। तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो इन्फॉर्म करती है, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव महोदय को इन्फॉर्म किया जाता है ऑफिशियल दौरे के बारे में। ऑफिशियल दौरा का उसके अलावा जो जहाँ पे निर्वाचन कार्य होना है, चुनाव प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता के दरमियान जो मंत्री अपने वाहन का जो उपयोग, सरकारी वाहन का उपयोग, वो मात्र अपने कार्यालय से
अपने आवास जाने के लिए कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में चुनावी कार्य के लिए सरकारी वाहन जो उन्हें प्रदत्त है, इसका उपयोग वो नहीं कर सकते हैं, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अपने किसी ऑफिशियल दौरे को मिक्स नहीं वो करेंगे, मतलब चुनावी दौरा और ऑफिशियल दौरा अलग अलग रहेगा। ये बिल्कुल बात समझ में आ जानी चाहिए हम लोगों को, पदाधिकारियों को भी, कि कोई भी मंत्री का कौन ये ऑफिशियल दौरा है या चुनावी दौरा है। ऑफिशियल दौरा है तो अलग बात है, चुनावी दौरा है तो उससे उनके द्वारा जो भी वाहन होगा, जो भी उपयोग होगा, वो सभी चुनावी खर्चे में शामिल होगा। राजनीतिक दल के द्वारा हो या फिर अभ्यर्थी के द्वारा हो, तो ये खर्चे चुनावी खर्चे के रूप में शामिल किए जाने की बाध्यता है। तो चुनावी फिर मंत्री जो वाहन का उपयोग करते हैं, उसमें कोई भी उस तरह के वाहन जो कि उपयोग में लाया जाएगा चुनावी दौरे में, या तो उसमें बीकॉन लाइट नहीं रहेगा। बीकॉन लाइट या फिर कोई सायरन या फिर कुछ पीली बत्ती, ये सब का प्रयोग चुनावी आदर्श आचार संहिता के दरमियान वर्जित है। इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना है और अपने बैठक करके राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और अभ्यर्थी को भी इस बातों से बताना होगा। गेस्ट हाउस का जो उपयोग है वो भी काफ़ी रेगुलेटेड रहेगा। 48 घंटे के चुनाव के 48 घंटे पूर्व किसी तरह का आवंटन नहीं होगा और गेस्ट हाउस का उपयोग कम से कम हो सकेगा। तो ये बात हम लोग जानते हैं और इसको और विशेष रूप से बताने की आवश्यकता है जब भी इस तरह का बैठक हम लोग करते हैं या राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के बीच, तो इस बात को बताने की आवश्यकता है। अब एक और बात हम इस संबंध में कहना आवश्यक समझते हैं कि ये सारी चर्चाएं पदाधिकारी के लिए नहीं, मतलब राजनीतिक दल को ध्यान में रख करके, अभ्यर्थी को ध्यान में रख करके, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ध्यान में रख करके हम लोगों ने किया है। अब कुछ बात जो है वो सरकारी अधिकारियों के लिए भी बताने की आवश्यकता है। जो सरकारी पदाधिकारी चुनाव कार्य में सीधे रूप से जुड़े हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, वो भी आदर्श आचार संहिता के घेरे में है। पहली बात तो ये बताना आवश्यक है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 28 के तहत आदर्श आचार संहिता की अवधि में, अर्थात नोटिफिकेशन से पोल रिजल्ट तक, सारे अधिकारी चुनाव आयोग के डिपुटेशन पर समझे जाते हैं। दे आर सपोज टू बी ऑन डेपुटेशन टू द इलेक्शन कमीशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 28 ऑफ द आरपी एक्ट 1951। इस प्रकार से हम लोग जो भी अधिकारी हैं वो सीधे नियंत्रण में, चुनाव आयोग के नियंत्रण में आ जाते हैं। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन हम लोगों पर रहता है। इसके तहत वो किसी भी तरह का निर्देश चुनाव आयोग हम लोगों पर जारी करता है और हम लोगों की काम की अनुश्रवण भी करता है। तो यह आवश्यक है कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी अपने एक्टिविटी को बिल्कुल रेगुलेट करके रखें, ताकि किसी भी तरह का पार्शलिटी का कोई स्कोप न रहे, ना कोई आक्षेप लगा सके। क्योंकि अगर इस तरह की कोई बातें आती हैं, अगर ये बातें वेरीफाइड होती हैं, तो कार्रवाई भी होता है। तो चुनाव में जो पदाधिकारी अभी संलग्न होंगे उसके संदर्भ में भी, जैसा कि इसको बता देने की आवश्यकता है कि ऐसे पदाधिकारी जो विगत 4 वर्षों में 3 वर्ष तक किसी जिला में पदस्थापित रहे हैं, तो वो अब इस चुनाव में उस जिले में पदस्थापित नहीं रहेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि कई पदाधिकारी के पति अथवा पत्नी राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक गतिविधि में संलग्न होते हों, किसी दल के ऑफिस बेरर हों या सीधे उससे कनेक्टेड हों, तो वैसे पदाधिकारी को भी इस संदर्भ में चुनाव आयोग को इस बात को बताना पड़ेगा। जो हमारे स्पाउस जो हैं सो इस पार्टी से या इस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में या इस रूप में ऑफिस बेरर के रूप में या मेंबर्स के रूप में काम कर रहे हैं, ताकि अपने स्तर से इस बात को उन्हें डिस्क्लोज करना की आवश्यकता है। अब चुनाव संचालन से जो संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू होता है तो पदाधिकारी जो इससे सीधे रूप से जुड़े हैं
उनको तत्काल ये कुछ बातें करनी है, जैसे संपत्ति विरूपण की निरोध की कार्रवाई होती है। तो जो भी पब्लिक एक्सचेकर पर जो भी होल्डिंग्स हैं उसको तत्काल हटा दिया जाना। तो टाइमलाइन इसके संबंध में चुनाव आयोग ने टाइमलाइन भी जारी किया है। तो जो प्रॉपर्टीज़ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, चुनाव आयोग के द्वारा 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ का उल्लेख है आदर्श आचार संहिता में। पहला तो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, दूसरा है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और तीसरा है प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। तो चुनाव आयोग का ये स्पष्ट निर्देश है कि पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर तो 24 घंटे के अंदर से इस तरह की जो भी पोस्टर्स है, बैनर्स है, ये अगर किसी तरह का डिस्प्लेड है या वॉल राइटिंग है तो तुरंत इसको हटा दिया जाना। 24 घंटे के अंतर में, चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के अंदर इन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर अगर कोई तरह का चुनावी पोस्टर है, पर्चा है, बोर्डिंग्स है, बैनर है तो इसको हटा दिया जाएगा। तो जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको या ये दायित्व दिया जाता है कि इसे तत्काल हटा दें। फिर दूसरा प्रॉपर्टी है पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ जिस पर भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे रोड है, पुल है, इन सारे सार्वजनिक संपत्ति पर भी अगर किसी तरह का पर्चा, पोस्टर, बैनर चिपका हुआ है तो इसे 48 घंटे के अंदर में अधिकारी के द्वारा हटा दिया जाना है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और ये टाइमलाइन चुनाव आयोग ने ही फ्रेम किया हुआ है। और तीसरा प्रॉपर्टीज है प्राइवेट प्रॉपर्टीज। उस प्राइवेट प्रॉपर्टीज में 72 घंटे के अंदर उसे हटा दिया जाना है। लेकिन यहाँ राइडर ये है कि अगर एक्सप्रेस परमिशन है संपत्ति के स्वामी अथवा ऑक्युपायर के द्वारा, निजी संपत्ति के स्वामी अथवा ऑक्युपायर के द्वारा अगर किसी राजनीतिक दल के पक्ष में लिखित परमिशन दिया गया है या अभ्यर्थी के पक्ष में लिखित परमिशन दिया गया है तब वो कंटिन्यू करेगा। इसमें इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है। तो सरकारी अधिकारी या जो चुनाव से जुड़े अधिकारी हैं उनका पहला ये दायित्व होगा कि जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है और लागू होने के साथ ही ये पब्लिक एक्सचेकर पर कोई अगर होर्डिंग्स है तो उसे तत्काल हटा दिया जाए। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर अगर कोई डिफेसमेंट है बाय वे ऑफ पोस्टर, बैनर एक्सेट्रा तो उसको 24 घंटे के अंदर हटा देने की बात है। पब्लिक प्रॉपर्टी में अगर कोई डिफेसमेंट है तो 48 घंटे के अंदर उसको हटा देने की आवश्यकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ के डिफेसमेंट के संबंध में हमने कुछ चर्चा की। तीसरी बात यह है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सरकारी अधिकारियों के लिए कि हम जानें कि कौन सा कार्य आदर्श आचार संहिता के दरमियान करने की अनुमति है बिना चुनाव आयोग को बताए हुए और कौन से कार्य को चुनाव आयोग को सूचना देकर करने की अनुमति है और कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि चुनाव आयोग का प्रायर परमिशन लेकर के करने की आवश्यकता है। तो ये 3 चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से जान लें ताकि किसी तरह का कोई दुविधा न हो काम के संचालन में। तो 3 तरह की कैटेगरीज हुई। पहला तो द वर्क्स दैट कैन बी कंटिन्यूड विदाउट रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन। सेकेंड कैटेगरी वर्क्स के बारे में है कि इट कैन बी स्टार्टेड विद द इंटीमेशन और अंडर द इंटीमेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। और तीसरा कैटेगरी है कि it should to be started only after the prior approval of the election commission। तो पहला जो में कि बिना किसी चुनाव आयोग के सूचना दिए हम उस काम को कर सकते हैं वो है एग्जिस्टिंग वर्क। जो कार्य पहले से चला आ रहा है, वो जो भी डेवलपमेंट के वर्क जो हैं, जो भी योजनाएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं वो चलती रहेंगी, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो अब ये जो योजना ज़मीन पर आ चुकी हैं उसको आगे जारी रखने में कहीं कोई रुकावट या कहीं कोई बंधे चुनाव आयोग के द्वारा नहीं है। तो ऐसी योजना को हम जारी रख सकते हैं। ऐसी योजना में जो है वो हम अगर वो कोई योजना पूरा हो चुका है तो उसमें हम निधि की अगर उसका फंडिंग भी कर सकते हैं। अगर फंड पहले से एलोकेटेड है तो अगर ये
कंप्लीटेड पोर्शन ऑफ वर्क के लिए फंड रिलीज भी बिना चुनाव आयोग के अनुमति के या इंफॉर्मेशन के किया जा सकता है। अब जैसे कोई बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट है, वर्क दो तरह का हो सकता है, वर्क ओरिएंटेड एंड बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। अगर कोई बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है जैसे मनरेगा का, तो उसमें अगर पहले से बेनिफिशियरी चिन्हित है तो उसको काम देने में कोई रुकावट नहीं है। किसी योजना को पहले से काम चल रहा है तो उसमें फिर काम जारी रहेगा। लेकिन अगर कोई नई योजना है, अगर मनरेगा के तहत, तो उस योजना को चलाने से पहले हमें चुनाव आयोग से इंटीमेशन देना पड़ेगा। क्या इंटीमेशन है? अगर वो पहले से रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और वह जो योजना है वो अप्रूव्ड श्रेणी की योजना में पहले से ही शेल्फ में रखा हुआ है, पहले से ही अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ स्कीम्स में वो दैट इज ऑलरेडी इन द शेल्फ ऑफ द स्कीम्स, अगर अप्रूव्ड स्कीम्स के रूप में है तो उसको इंटीमेट करके चुनाव आयोग के इंटीमेशन के द्वारा इसे हम जारी रख सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी नए वर्क्स भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इंटीमेट करना पड़ेगा। और वो कैसे वर्क है, इस संदर्भ में कहने के लिए आवश्यक है, बताना आवश्यक समझा जाता है कि वैसी योजना जिसमें कि पहले से फंडिंग टाइड है, काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन फंड पहले से एलोकेटेड है, टाइड है, और दूसरी बात है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और टेक्निकल सैंक्शन हो चुका है, टेंडर निकल गया है, इवैल्यूएटेड है, टेंडर फ्लोट है, इवैल्यूएटेड है, फाइनलाइज्ड है। तो इस तरह की अगर कोई योजना है तो चुनाव आयोग को सूचित करने से इसे शुरू किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ऐसी सारी योजनाएं जिसमें कि प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है, वो योजनाओं को हम इस तरह से, जैसे कोई डिस्क्रिशनरी फंड से अगर कोई योजना शुरू हो रहा है तो वो बिना चुनाव आयोग के परमिशन के शुरू नहीं होगा। दूसरी बात है, अगर कोई टेंडर है वो अगर फ्लोट नहीं हुआ है तो उसको फ्लोट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो फ्लोट हो गया है तो उसको इवैल्यूएट हम कर सकते हैं लेकिन फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। टेंडर, अगर कोई ऐसा वर्क टेंडर है तो उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं अगर वो पहले से फ्लोट हो गया है तो, लेकिन फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। फाइनलाइज नहीं हुआ है तब इसको चुनाव आयोग से प्रायर परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बातें वर्क्स के बारे में है। जैसे अब कोई फंड है तो फंड रिलीज जो है सो इस संदर्भ में ये बात। दूसरा, कोई लैंड एलोकेशन है, वो लैंड एलोकेशन भी नहीं किया जा सकता, चाहे इंडिविजुअल के पक्ष में हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था के पक्ष में लैंड एलोकेशन बिना चुनाव आयोग के अनुमति के नहीं होगा। कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो नहीं चलाया जा सकता है। हाँ, जो पहले से स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए, जैसे यूपीएससी है, बीपीएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो उनकी द्वारा रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है। लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह का जो अपॉइंटमेंट है या ड्राइव है या मतलब एडहॉक अपॉइंटमेंट है, इन सारी बातों को चुनाव आचार संहिता के दरमियान नहीं किया जा सकता है। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा, पदाधिकारी को ये भी देखना है कि हम जब तक आदर्श आचार संहिता इन्फोर्स्ड है तब तक हम प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए, हमें प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो करना है, बाध्य नहीं है हमें प्रोटोकॉल को नहीं करना। जैसे किसी मिनिस्टर को या किसी मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को रिसीव करना, सी ऑफ करना या प्रोटोकॉल संबंधी अन्य आवश्यकता, इससे हम लोग मुक्त हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि चुनाव आचार संहिता एक तरह से पदाधिकारी को भी मतलब प्रोटेक्ट करता है कि भाई चुनाव के दरमियान आपका एक्टिविटी जो है सो अननेसेसरी विवाद में न पड़े, इसलिए पहले से ही इन्होंने तय कर रखा है कि कोई प्रोटोकॉल संबंधी आवश्यकता का अनुपालन चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दरमियान करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं किया जाना, आवश्यकता नहीं किया जाना पदाधिकारी के स्तर से। अब जैसे कोई पदाधिकारी को कोई मिनिस्टर साहब अगर बुलाते हैं तो वो नहीं जाएंगे, वो जाना उन्हें नहीं है, वो उन्हें बुलाना नहीं है और हमें जाना नहीं है।
उसी तरह से तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें भी कुछ बात है, जैसे चीफ मिनिस्टर के द्वारा अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है तो ये बिल्कुल इमरजेंसी रिलीफ वर्क को मॉनिटर करने के लिए हो सकता है। बाकी किसी परिस्थिति में कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का होने का प्रोविज़न आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत नहीं है। तो वह भी रिलीफ ऑपरेशंस के संदर्भ में कुछ चर्चा करना बाकी रह गया। तो रिलीफ ऑपरेशंस भी 3 तरह का हो सकता है। एक हुआ कि इमरजेंट रिलीफ वर्क, जो कि तत्काल ज़रूरी है टू मिटिगेट द हार्डशिप ऑफ द पीपल जो हु आर डायरेक्टली अफेक्टेड। जो डायरेक्टली अफेक्टेड पीपल के मिटिगेट करने के लिए ज़रूरत है वो जारी रहेगा, उसमें जारी रहना है, लेकिन इंटीमेशन देना है, अंडर द इंटीमेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। लेकिन इसके अलावा जैसे कोई नया फ्लड एरिया को कोई घोषित करने की बात है तो वो बिना चुनाव आयोग के परमिशन के संभव नहीं है, या कोई फ्लड एरिया या फिर रिलीफ एरिया का एक्सटेंशन की बात है तो वह भी बिना प्रायर अप्रूवल उसके लिए आवश्यक होगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा, पदाधिकारी कोई वीसी वगैरह जो है सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा अगर नहीं होता है उसमें कोई वीसी उस दरमियान नहीं होना है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता के दौरान हम लोग किन किन बातों को ख्याल में रखें। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी चर्चा की गई है, और इसके अलावे भी अगर कोई बात इसमें छूट जाती है तो बाद में इस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर सकेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।